गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। इस बात की हम सुनिश्चित हैं और इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारा उम्मीद है कि आप अपने तैयारी पर बेहतर कर रहे होंगे। और हम लोग अपना अध्ययन के कार्य को कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, और इस यूरोप में राष्ट्रवाद के हम लोग बहुत बातों को अध्ययन कर चुके हैं और उन बातों को हम लोग पढ़े हैं और उसके लिए हमने 2 लेक्चर पहले से अपलोड किए हैं और आप उसमें बहुत सारा अपना प्यार दिए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन सभी अपने प्यारे भाइयों और बहनों से बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं, कृपया उन क्लासों को देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को आगे जारी करते हैं। ठीक, तो देखिए, जैसे हम लोग इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़े तो उसने बताया कि यूरोप क्या है, एक महादेश है, राष्ट्रवाद वहां पर क्या है, राष्ट्रवाद कैसे पनपा, फिर वहां पर नेपोलियन का क्या योगदान रहा, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और आज देखेंगे कि वटरलू की संधि के बाद जब नेपोलियन की पराजय हो गई तो फिर यूरोप में एक नए राजनेता के रूप में एक नया व्यक्ति उभरा और जिसका नाम था मेटरनिख। क्या नाम था? मेटरनिख। यह मेटरनिख जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहां का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। और आप चांसलर को समझ सकते हैं प्रधानमंत्री, आप इसको मंत्री या शासक के रूप में भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रधान भी समझ सकते हैं इसको आप, प्रधान या वहां के शासक, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के शासक के रूप में मेटरनिख का उदय हुआ था और वहां के क्रांति और वहां के राजनीति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मेटरनिख का जीवन काल देखा जाए तो इसका जो यूरोप के राष्ट्रवाद है वह 1815 से 1848 तक के जो समय है, यह यूरोप में जो है उस काल को कहते हैं मेटरनिख युग। मेटरनिख युग यूरोप में 1815 से 1848 ईस्वी के कालखंड को क्या कहते हैं, मेटरनिख युग। आखिर ऐसा इस व्यक्ति ने क्या कर दिया कि वहां पूरे यूरोप महादेश में इतने समय को इसी के नाम पर इस युग को कहा गया, जैसे भारत में कहते हैं गांधी युग। आखिर किस प्रकार ये आखिर वहां पर क्या किया? तो इससे पहले क्लास में हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और उससे हुआ क्या कि यूरोप के लोगों में स्वतंत्र होने की, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही थी और जिस कारण का हुआ मेटरनिख अंदर से क्या हुआ था, डर रहा था कि अगर इसी तरह राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी तो एक बार ऐसा भी समय आएगा जब यूरोप के प्रत्येक निवासी में कहा जाएगी राष्ट्रवाद की भावना जगेगी और सभी के सभी प्रजातंत्र को अपनाने लगेंगे। और उसमें होगा क्या कि जो हम लोग राजा बन के बैठे हैं, शासक बन के बैठे हैं, यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक बहुत ही पुरातन व्यवस्था, पुरानी प्राचीन व्यवस्थाओं को मानने वाले एक संकीर्ण विचार का व्यक्ति था। कौन? मेटरनिख। और यह घोर प्रतिक्रियावादी पुरातन व्यवस्था का समर्थक। आपसे बार बार पूछता है कि मेटरनिख कौन था, तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावाद एवं पुरातन व्यवस्था का समर्थक, पुरातन मतलब पुरानी व्यवस्थाओं को जो मानते हैं उन्हीं को कहते हैं पुरातन व्यवस्था के समर्थक। इस रूप में यह था और इसका काल खंड कितना चला यूरोप की राजनीति में, कहाँ की राजनीति में, यूरोप की राजनीति में, यूरोप के राजनीतिक में इसका कालखंड था 1815 से
48 और इसी कालखंड को मेटरनिक युग कहते हैं। इतना बात हम लोग समझ गए। अब देखिए हुआ क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट के चलते यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, और जिस चलते का हुआ कि मेटरनिक बहुत घबराया हुआ था कि ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब लगता है कि हम राजा लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे। हम जो सोच रहे थे कि हम अपने पिताजी से राजा बने हैं, हम राजा बने और फिर हमारे संतान, हमारे लड़का लड़की बनेगा, अब वैसा नहीं रहेगा। तो इसके दिमाग में एक खुरफाती आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर ये राजतंत्र है, आ रहा है यूरोप में, राष्ट्रवाद की भावना आ रही है, और जो हम अपने मन से राजतंत्र है, ये कब हटेगा, जब लोगों में क्या होगी, राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। ऐसा करते हैं कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो जग रही है, उसी राष्ट्रवाद की भावना को ही कुचल देते हैं, उसको कुचल देते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की भावना को नहीं कुचलेंगे तो यूरोप के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना जग जाएगी, और वह हम स्वतंत्र होने की घोषणा करेंगे, स्वतंत्र होने की इच्छा करेंगे, और उस दौरान अगर हम उन्हें स्वतंत्र नहीं करेंगे तो वो हमें कुचल देंगे। इसलिए इसने कहा किया कि 1815 ईस्वी में ही वियना सम्मेलन किया। वियना, हाँ, ये वियना है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया का शासक था। अपनी राजधानी में एक सम्मेलन बनाया, कब, 1815 ईस्वी में ही, और उस सम्मेलन में 4 देश भाग लिए थे। पहला खुद ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मेटरनिक ही इस सम्मेलन को बुलाया था। दूसरा रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। इन चारों को सम्मेलन में बुलाने का किया। तो अपना मोबाइल निकाला, जैसे हेलो टिली, हाँ रूस, जल्दी से ही यहाँ पर बात करना है, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी को बुला कर लिया और कहा कि देखिए यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जग रही है। तो ये लोग कहे कौन कौन, ये तो खुद था ही, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। कहते कहाँ होगी महाराज, जागे दी वो लेगा वाले बाटे, कहा कि दम लोले है क्या जी। जब उनमें राष्ट्रवाद की भावना जग जाएगी तो वो स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र के लिए मांग करेंगे, और अगर हम स्वतंत्र नहीं करेंगे, हम खुद राजा बने रहेंगे, तो हमें क्या करेंगे, कुचल देंगे, वो हमें मारेंगे, जैसे लुईस 16वां के साथ फ्रांस में किए थे। बात महाराज जी क्या कहते नहीं, वैसे भूखी ना चाहिए। तो इसने कहा हम भी तो वही चाहते हैं कि आखिर उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना न जगे और हम लोग लंबे समय तक शासक बने रहें। इसने कहा कि इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, और वह काम यही होगा कि हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि रखे जिसका राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे। तो ये लोग कहा कि एकदम सही बात कर रहे हैं, हम भी एकदम समर्थक है आपके बातों से। उसमें हुआ क्या कि उसने जो सम्मेलन किया 1815 ईस्वी, कौन, वियना सम्मेलन। आपसे कई बार पूछता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। इसका सम्मेलन कौन कर रहा था, मेटरनिक। इसमें कहा गया कि पुरातन व्यवस्था की स्थापना, मैंने ये कहा मेटरनिक में कि देखिए अगर हम लोग को शासक बने रहना है तो हम लोग को वही सभी व्यवस्थाओं को रखना होगा जो पहले से चली आ रही हैं। अगर हम लोग नई व्यवस्था, मतलब राष्ट्रवाद, इसी नई व्यवस्था का समर्थन न कीजिए, पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखते हैं। तो पुरातन व्यवस्था की स्थापना किया। फिर नेपोलियन द्वारा स्थापित प्रजातंत्र को समाप्त करना, क्योंकि आप जानते हैं कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड में नेपोलियन वहां के लोगों को बहुत सारे अधिकार दिया था, जिसका हुआ का था कि वहां पर प्रजातंत्र हो गया था। तो इसने कहा कि पहले प्रजातंत्र को समाप्त करो, क्योंकि वहां पर जो भावनाएं पनप गई हैं उसको अगर समाप्त नहीं करेंगे तो हम लोग स्वतंत्र रूप से शासक का कार्य नहीं कर सकते हैं, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को लंबे समय तक कुचल नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले प्रजातंत्र को समाप्त करो। तो समाप्त करने के लिए फिर कहा कि देखिए नेपोलियन कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया था। इसने कहा कि देखिए जितने सारे राज्य को जीता है ना, उन सभी राज्यों को फिर से तोड़ तोड़ के और क्या कर दो, अलग कर दो। ये लोग कहा कि ये इसे तोड़ने से क्या है, कहा कि देखो ये क्या है, हाथ है, और ये हाथ की 5 अंगुलियां, अगर हम इसको तोड़ना चाहे, ये चारों को मतलब ना तोड़ देंगे, इसको परापारी सभी को तोड़ देंगे।
परंतु जब यह एक है मतलब मुट्ठी, अब इसको हम नहीं, ये हमको तोड़ देगा, कुछ कुछ मार के हमको तोड़ देगा। मतलब इनमें क्या रहे, अलगाव रहना चाहिए, भाषा के, धर्म के, क्षेत्रीय के, इन सभी के आधार पर क्या करो, इनको अलग कर दो, ताकि ये न एक होंगे और न राष्ट्रवाद की भावना प्रकट होगी और न स्वतंत्र होने की मांग करेंगे। तो कहा कि क्या किया जाए, जो जो राज्य को नेपोलियन जीता था उसको पुनः उसी राजा को जिससे जीता था उसको सौंप देते हैं, उसको देते हैं। और सबसे लास्ट कहा कि फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना करते हैं। मतलब जिस बुर्बो वंश को नेपोलियन हराया था, फ्रांस की जनता उसको मदद की थी, कहा कि फिर से उसको हम लोग ला देते हैं। और इस सभी कार्यों को करने में मेटरनिख का हुआ सफल रहा। उसने क्या किया कि फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की और वहां पर लुई 18 को फ्रांस का शासक बनाया। लेकिन लुई 18 बहुत योग्य शासक सिद्ध हुए, योग्य। देखिए कैसे, क्योंकि इसको पता था लुई 18 को कि हमारे दादा अर्थात लुई 16वां को फ्रांस की जनता फांसी पर लटका दिए थे। क्यों? क्योंकि वो पुरातन व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहता था। किस व्यवस्था को? पुरातन। परंतु फ्रांस की जनता का चाहती है नई व्यवस्था, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, आजादी, ठीक है। लेकिन क्या हमारे जो दादाजी है वही बनाए रखे। गुस्से में वहां के लोगों ने विद्रोह किया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। इस तरह से अगर हम भी वही काम करेंगे तो हमें क्या कर देंगे, हमें भी हमारी ही जनता मार डालेगी। परंतु इसके समय समस्या दो था। यह लुई 18 किसके योगदान से बना था? ऑस्ट्रेलिया का शासक तो बना था मेटरनिख, और मेटरनिख चाहता था पुरातन व्यवस्था। देखिए पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। तो इसने कहा अगर इसका पुरातन व्यवस्था नहीं बनाएंगे ये राजा के गद्दी से हटा देगा, और बना के रखेंगे तो वहां के लोग हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। इसने एक उपाय किया, कहा कि हम दोनों को मिक्स कर देंगे, मतलब पुरातन व्यवस्था भी बनाए रखेंगे तथा लोगों को कुछ अधिकार भी देंगे, ताकि इनमें आंदोलन न हो और न तो ये मेटरनिख हटाए और न यहाँ की जनता। और इस तरह से लुई 16वां एक योग्य शासक सिद्ध हुआ और अपना शासन काल चलाया। इतना सभी करने के बाद मेटरनिख कर रहा है कि देखिए ये तो हम लोग इसकी ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसका ध्यान गया इटली पर, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या था कि कई सारे राज्यों को मिलाकर एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में इटली को कर दिया था। जिसका हुआ क्या था कि इटली में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तीव्र गति से पुनः प्रही थी और मेटरनिख का ध्यान उसी पर था। कहते इसको बहुत जल्दी कुचलो, दबाओ, अन्यथा इसी के देखा देखी अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। उसके लिए क्या किया, उसने कहा कि एकदम सेम टू सेम मुट्ठी की तरह करो। मुट्ठी अगर बंद है तो हमको मारेंगे, और मुट्ठी को क्या कर दो, खोल दो, तो हम इसको आसानी से दबा सकते हैं। तो उसने क्या किया, देखिए नेपोलियन कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया था, और मेटरनिख ने क्या किया कि इन सभी को अलग अलग कहा, बांट दो इनको अलग अलग, इनको कई भागों में इस तरह बांट दो, और जो इटली था इटली को कई भागों में बांट दी। देखिए मेटरनिख द्वारा इटली का विभाजन, उसी बात को यहाँ पर हम डाले हैं। देखिए इटली का एक सिसिली एवं नेपल्स, सिसिली एवं नेपल्स दो राज्य, सिसिली और नेपल्स। देखिए ये वाला, ये दोनों राज्य को बुर्बो वंश को सौंप दिया, यही फ्रांस वाले, और वहां के राजा बने फर्डिनेंड। कौन बने? फर्डिनेंड यहाँ के। इसका बाद क्या किया कि लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया बहुत समृद्ध और शक्तिशाली प्रांत थे, इन दोनों को मेटरनिख क्या किया अपने पास रख लिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में वो अपने पास उन दोनों राज्यों को रख लिया। तो समझिए इसको मान लेते हैं हम लोम्बार्डी और इसको वेनेशिया, ये दो राज्यों को क्या कर लिया, वो अपने में ऑस्ट्रेलिया में मिला लिया। उसके बाद परमा, मोडेना और टस्कनी हेम्बर्सबर्ग को दे दिया। इसको कहते हैं 5, 6, 7, ये जो इतना बड़ा राज्य है इसको दे दिया हेम्बर्सबर्ग को। और उसके बाद जिनेवा और
सर्डिनिया, जेनेवा यहाँ पर कहते हैं, जेनेवा और सर्डिनिया, ये दो दे दिया माउंट बेटन को। और उसके बाद जो बहुत ही प्रमुख था रोम, इटली का, उस रोम को दे दिया किसको, पोप को, वहां के जो पोप थे उन पोप को दिया। और इस तरह इटली जो एक राष्ट्र था उसको मेटरनिख ने कई भागों में बांट दिया, इसलिए ताकि वहां पर राष्ट्रवाद की भावना न पनपे, और इस तरह से उसने कर दिया। साथ ही साथ क्या किया कि यह इटली था, उसी तरह जर्मनी भी, जर्मनी के लगभग 39 कितने 39 राज्य 39 प्रांत पर मेटरनिख ने अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब वहां पर शासक बन के, और अप्रत्यक्ष मतलब किसी को बैठा दिया और वह इसके इशारे पर काम कर, किसके इशारे पर, मेटरनिख। तो 39 राज्यों पर मेटरनिख ने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रखा था। और इस तरह से मेटरनिख का जो शासन काल था यह 1815 से 1848 ईस्वी के यूरोप की राजनीति में था। और मेटरनिख बहुत हद तक यूरोप में राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयत्न किया और उसमें बहुत सफल भी हुआ, परंतु उसकी सफलता लंबे समय तक नहीं बनी रही और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हुई, फैली। तो वह कैसे फैली उसको हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। अगर आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।